हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश को पढ़ना स्टार्ट किया है। उस क्रम में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद इत्यादि शासकों के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब यह गुलाम वंश का आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार बलबन ने एक केंद्रीकृत शासन के युग का सूत्रपात किया। आपको बता दें कि कल के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनने में बलबन ने काफ़ी योगदान किया था। साथ ही साथ अपनी पुत्री की शादी भी उसने नासिरुद्दीन महमूद से किया, जिस कारण नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि भी दी थी। हमने कल ये भी पढ़ा था किस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब का पद भी दिया। फिर हमने जाना था कि किस प्रकार बलबन ने साजिश की और नासिरुद्दीन महमूद को जहर देकर मार दिया। साथ ही साथ उसके उत्तराधिकारियों को भी उसने किसी न किसी साजिश से मार डाला ताकि गद्दी का कोई भी व्यक्ति दावा न कर सके। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम गयासुद्दीन बलबन के जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। अगर गयासुद्दीन बलबन के बारे में देखें तो गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत पे कुल 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। साथ ही साथ नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की भी उपाधि दी थी। हम लोगों ने पढ़ा है बलबन को एक जमालुद्दीन बसरी नाम के व्यक्ति ने खरीदा था और इसको खरीदने के बाद बगदाद के बाजार में बेच दिया था। इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर विजय की उस दौरान इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा। इस प्रकार बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश बलबन के प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी में उसको सदस्य बना दिया। हम लोगों ने कुछ देर पहले नासिरुद्दीन महमूद को किस प्रकार बलबन ने शासक बनाया तथा अपनी पुत्री का विवाह किया और किस प्रकार से खुद दिल्ली का शासक बन गया उसके बारे में जाना। तो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद अमीर सरदारों की सहायता से बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली पर बैठते ही सबसे पहले उसने जो कार्य किया वह था तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त करना, क्योंकि बलबन स्वयं ही तुर्कान-ए-चहलगानी का सदस्य रह चुका था। तो उसे पता था कि किस प्रकार से तुर्कान-ए-चहलगानी के 40 सरदार राजा के प्रति षड्यंत्र करते हैं तथा अगर उनके मन की बात सुल्तान न माने तो वो उसे अपदस्थ कर देते हैं या फिर हत्या करवा के किसी ऐसे कठपुतली नवाब को शासक बनाते हैं जो उनके हिसाब से कार्य कर सके। इस वजह से बलबन ने सुल्तान बनने के तुरंत बाद ही तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया। साथ ही साथ उसके बाद बलबन ने एक गुप्तचर विभाग का गठन किया। ये गुप्तचर विभाग पूरे शहर में घूमता था। साथ ही साथ जितने भी प्रशासनिक विभाग थे उन सब में भी बलबन ने अपने गुप्तचरों को रखा ताकि उसे पता चल सके कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। साथ ही साथ उसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है, इन सब के बारे में भी गुप्तचर उसके यहाँ जानकारी लेकर आते थे। वो सीधा बलबन से ही संपर्क करते थे। तीसरा जो सबसे अहम परिवर्तन बलबन ने किया वो था न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना। बलबन न्याय को लेके काफ़ी ज़्यादा सख्त था। यहाँ तक अगर कोई मसला बड़ा होता तो बलबन खुद ही न्याय करता था। अपने न्याय में बलबन ने अपने परिवार या फिर अपने संबंधियों को भी नहीं छोड़ा। उनको भी उतने ही सख्त सजाएं दी जाती थी जितनी एक सामान्य आदमी को। इस प्रकार हमने देखा कि बलबन शासक बनने के बाद ये 3 परिवर्तन करता है। उसके बाद अपने शासन को दृढ़ता प्रदान करने के लिए बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। ये देवी मिसप्रिंट है। राजत्व का सिद्धांत इस वजह से दिया ताकि अपनी स्थिति को वो मजबूत कर सके और ये दिखा सके कि सुल्तान का पद सर्वोपरि होता है। तो चलिए जानते हैं कि बलबन के राजत्व का सिद्धांत क्या था। बलबन ने जो राजत्व का सिद्धांत दिया
उसमें उसका पहला सिद्धांत ये था कि सुल्तान का जो पद है वह ईश्वर ने दिया है। इसका मतलब राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने ही उसे भेजा है और इसको उसने नियामते खुदाई कहा। नियामते खुदाई का मतलब है कि जो भी राजा है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने उसे भेजा है कि जाओ जनता पे शासन करो। राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत उसका दूसरा जो नियम था वह था कि सुल्तान ही ईश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिनिधि तो है, ईश्वर ने कहा है कि जाओ अपनी प्रजा पे शासन करो। साथ ही साथ सुल्तान ईश्वर का दूसरा रूप भी है जिसे उसने जिल्ले इलाही कहा। तो ये दो सिद्धांत बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत दिए ताकि वह अपने पद को स्थायी बना सके तथा पद को महिमा मंडित कर सके। बलबन के राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत न्याय, शक्ति और प्रतिष्ठा पे बल दिया गया। न्याय के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। शक्ति और प्रतिष्ठा की बात करें तो अपने राजत्व सिद्धांत को प्रभावशाली बनाने के लिए उसने फारस की रहन सहन एवं परंपराओं को अपनाया। साथ ही साथ बलबन जाति श्रेष्ठता में विश्वास रखता था। इस चीज की पुष्टि के लिए उसने अपना संबंध फारस के आफरासियाबी वंश से जोड़ा और वो कहा करता था कि मैं फारस के आफरासियाब वंश से संबंधित हूँ, मैं उन्हीं के वंशजों में से एक हूँ। बलबन के जाति श्रेष्ठता के संबंध में तत्कालीन लेखक बर्नी ने एक बात कही है कि बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों के अंगारे फटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उस व्यक्ति को मारने के लिए मेरी तलवार पर चला जाता है। हालांकि यह बात कितनी सत्य है और कितनी असत्य इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि अगर बर्नी की माने तो वह खुद तुर्क अमीरों का पक्षधर था। लेकिन इससे एक बात तो समझ में आती है कि बलबन का गैर तुर्कों के प्रति रवैया कैसा था। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक नया त्यौहार, ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना प्रारंभ किया। नवरोज का मतलब ईरान में नव वर्ष होता है, तो बलबन भी यहाँ पे ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना प्रारंभ किया। तो पूछा जा सकता है कि नवरोज त्यौहार को प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था बलबन। फिर से मैं बता दूं कि मैंने जितने भी पॉइंट्स इसमें सम्मिलित किए हैं वो सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बार बार यह नहीं कहना चाहता कि ये पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे, ये पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उसने अपने पुत्रों का और अपने नातियों या पौत्रों का नाम भी ईरानी नामों पर रखा। बलबन बहुत ही योग्य प्रशासक था क्योंकि बहुत दिनों तक उसने दिल्ली सल्तनत में सेवा की थी। तो वो दरबार में शिष्टाचार और गंभीरता पर बहुत ज़्यादा बल देता था। उसने दरबार में हंसी को, मजाक को तथा रोना तक को प्रतिबंधित कर दिया था। उसने दरबारियों से कार्यवाही के दौरान खड़े रहने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर थोड़ी सी भी ढिलाई दी जाएगी तो ये सारे सरदार और सभासक जो हैं वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगेंगे। बलबन के दरबार के बारे में एक व्यंग्यात्मक वर्णन भी मिलता है कि उसने एक बड़े व्यापारी से केवल इस वजह से मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका जन्म उच्च कुल में नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के दम पे दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। साथ ही साथ बलबन ने उलेमाओं को भी राजनीति से पृथक किया। अगर उलेमा की बात करें तो उलेमा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है विद्वान। तो उलेमा उस समय धार्मिक विद्वान होते थे जो कि इस्लामिक कानून के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी रखते थे। इन्हें इस्लामिक धार्मिक ज्ञान के संरक्षक के रूप में भी देखा जाता था। साथ ही साथ अगर कहीं भी कानून में कोई बात अस्पष्ट हो तो इनकी व्याख्या भी उलेमा ही करते थे। तो बलबन ने राजनीति से उलेमाओं को पृथक रखा। साथ ही साथ कुलीन सामंत जो उस समय के थे उनको अधीन करने के लिए एक नई प्रथा सिजदा एवं पबोस की प्रथा शुरू की। तो पूछा जा सकता है कि सिजदा एवं पबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की? आपको पता है कि कुलीन या फिर अमीर जो थे वो हमेशा षड्यंत्र करने के लिए तैयार रहते थे। तो उनको
अपनी अधीनता मनवाने के लिए तथा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बलबन ने सिजदा एवं पोबोस प्रथा की शुरुआत की थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में ये सिजदा और पोबोस की प्रथा होती क्या है। सिजदा और पोबोस की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सिजदा और पोबोस। सिजदा का मतलब होता था माथे से जमीन को छूना, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में अष्टांगिक प्रणाम करते हैं, ठीक वैसे ही सुल्तान के सामने कोई भी व्यक्ति जाएगा, या फिर वो अमीर हो, सरदार हो या फिर सामंत हो, सब राजा के सामने माथे से जमीन को छुएंगे। साथ ही साथ पोबोस का मतलब था सुल्तान के पैरों को चूमना। तो बलबन ने ये दोनों प्रथाएं अपने दरबार में लागू की ताकि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। साथ ही साथ उसने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। अब रक्त एवं लौह की नीति से क्या मतलब है? रक्त और लौह नीति का मतलब ये है कि बलबन ने जो भी उसके विरोध में खड़ा हुआ उसको मौत के घाट उतार दिया। रक्त मतलब खून और लौह मतलब तलवार। जो भी उसके विरोध में हुआ मार दिया गया, साथ ही साथ उसके बच्चे और औरतों को गुलाम बना लिया गया। हालांकि बलबन के इस कठोर व्यवहार और शासन करने की नीति के कारण उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक ऐसा शासक था जिसके सामने बोलने की हिम्मत उसके दरबारियों तक को भी नहीं थी। फिर भी तत्कालीन समय को देखें तो ये नियम एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक भी थे। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने के लिए तत्कालीन विद्रोहों को भी समाप्त किया। अगर पहले विद्रोह की बात करें तो उसमें था मेवातियों का विद्रोह। मेवाती उस समय दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी लूटमार, चोरी, डकैती करते थे। यहाँ तक कि दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी वो लूटपाट करते थे। बलबन ने उनके प्रति कठोर आक्रामक नीति अपनाई और अपने लौह एवं रक्त की नीति द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार मेवातियों के विद्रोह को बलबन ने समाप्त किया। साथ ही साथ उस समय का एक प्रमुख विद्रोह बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह था। बंगाल के तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन खुद गया। हालांकि इससे पहले उसने 2-3 बार अपने सेनापतियों तथा अपने सहायकों को वहां पे इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, किंतु जब यह विद्रोह शांत नहीं हुआ तो बलबन स्वयं गया और तुर्गिल खान को इस युद्ध में हराया। अगर देखा जाए तो बलबन का दिल्ली से दूर यह उस समय का पहला अभियान था। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बीच बीच में मंगोल आक्रमण भी उस समय हुआ करते थे, तो बलबन के समय में भी मंगोलों का आक्रमण हुआ और इन्हीं मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए बलबन ने एक सुदृढ़ सैनिक व्यवस्था बनाई और एक सैनिक विभाग की स्थापना की जिसको दीवाने अर्ज कहा गया। इस सैनिक विभाग के बनने के बाद सभी ऐसे सैनिकों तथा घोड़ों को पेंशन देके बाहर कर दिया गया जो कि युद्ध करने लायक नहीं थे। साथ ही साथ उसने उत्तर पश्चिमी इलाकों पे किलों का निर्माण भी करवाया और वहाँ पे सबसे योग्य सैनिकों को भी रखा ताकि मंगोल आक्रमणों से रक्षा की जा सके। अगर हम भारत की बात करें तो भारत चारों तरफ से प्राकृतिक सीमा द्वारा घिरा हुआ है, तो इधर से किसी भी आक्रमणकारी के आने की कोई संभावना नहीं बनती। किंतु उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे पहाड़ों के रास्ते बहुत सारे आक्रमणकारियों ने कई बार आक्रमण किया है। तो इस प्रकार उसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। उस समय जब पूरा इस्लामिक साम्राज्य मंगोलों के आक्रमणों से ध्वस्त हो रहा था, उस समय एकमात्र बलबन ही था जो कि अपनी सल्तनत को बचाए रखा था। विभिन्न विद्रोहों को बलबन द्वारा दबाया गया। साथ ही साथ उस समय मंगोल आक्रमण भी हुए। इस कारण उसने सैनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दीवाने अर्ज नामक एक विभाग का निर्माण भी किया। तो इस प्रकार उसको अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए समय नहीं मिल पाया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने साम्राज्य को संभालने तथा उसको सुदृढ़ करने में ही लगाया। इस प्रकार बलबन ने साम्राज्य विस्तार करने में कोई रुचि नहीं दिखाई।
उस दौरान की एक घटना है कि जब मंगोलों ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया तो बलबन ने अपने पहले बेटे शहजादा मोहम्मद को वहाँ पे लड़ने के लिए भेजा। शहजादा मोहम्मद ने मंगोलों को हरा दिया तथा जब वह दिल्ली आया तो बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगर बलबन के दूसरे बेटे की बात करें तो वह बेटा बुगरा खां था। बलबन ने अपने पहले बेटे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के बाद इसके बेटे कैखुसरो को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बुगरा खां उस समय बंगाल में राज्यपाल था और वह वहीं पे स्वतंत्र रूप से शासन करता रहा। उसने दिल्ली के सुल्तान बनने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उस समय के दो विख्यात कवि भी हुए जो कि शहजादा मोहम्मद, जो कि बलबन का पहला पुत्र था, उसके दरबार में रहते थे और उसकी मृत्यु के बाद वह बलबन के दरबार में रहने लगे। उनमें से पहला नाम था अमीर खुसरो और दूसरा अमीर हसन देहलवी। हालांकि इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन, जैसा कि मैंने बताया, कि बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के शासनकाल में शुरू किया था और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद बलबन के दरबार में रहने लगे। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है या फिर तूती ए हिंद भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान देने लायक है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था। तो अगर शहजादा मोहम्मद है तो उसको आंसर करेंगे या फिर बलबन है तो बलबन को आंसर करेंगे। और दूसरा विद्वान जिसका नाम था अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन को भी एक उपनाम दिया गया है। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता था। अब बलबन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके पौत्र, जिसको कि उसने उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, जो कि शहजादा मोहम्मद का बेटा था, कैकुबाद को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। किंतु यह कुछ समय के लिए ही शासक बना रहा क्योंकि वहाँ के अमीरों ने फिर से षड्यंत्र किया और बुगरा खां के बेटे क्यूमर्स को शासक बना दिया। क्यूमर्स द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य था किलोखरी को राजधानी बनाया जाना। क्यूमर्स ने दिल्ली के बजाय किलोखरी को राजधानी बनाया और अपना सेनापति जलालुद्दीन खिलजी को बनाया। सेनापति को उस समय आरिज ए मुमालिक कहते थे। हालांकि हम जब प्रशासनिक शब्दावली पढ़ेंगे तो इन सब शब्दों के बारे में भी बारी बारी से जानेंगे। अन्य जितने भी प्रशासनिक शब्दावलियां हैं उन सबका हम जिक्र प्रशासनिक शब्दावलियों के अंतर्गत करेंगे, तो आप लोग परेशान न होइएगा। क्यूमर्स द्वारा जलालुद्दीन खिलजी को उसका सेनापति बनाया गया। हालांकि क्यूमर्स एक अयोग्य और कमज़ोर शासक था और जैसा कि पता है कि दिल्ली सल्तनत में अगर कोई भी शासक कमज़ोर पड़ जाता था तो सरदार उसके प्रति षड्यंत्र करने लगते थे और उसके बाद ऐसे किसी व्यक्ति को शासक बनाते थे जो उनके हिसाब से चले। क्यूमर्स ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया, ने अपना सेनापति जलालुद्दीन खिलजी को बनाया और दिल्ली सल्तनत में जब भी कोई शासक कमज़ोर पड़ता था तो उसकी जगह कोई दूसरा शासक सुल्तान बना दिया जाता था या फिर खुद जो उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होता था वह सत्ता हथिया लेता था, जिस प्रकार बलबन ने हथियाया था। इसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने सही मौके का फ़ायदा उठाया और क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे क्यूमर्स होगा। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की नींव पड़ी जो कि खिलजी वंश के नाम से जाना गया। इस तरह से हमने गुलाम वंश को समाप्त कर लिया। अब कल के वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे खिलजी वंश में ही एक ऐसा शासक हुआ जिसने महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए जो कि आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं और उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कल हम जानेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में और साथ ही साथ अगर समय मिला तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।